नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 जार्ज पंचम की नाक। जैसा कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पहले मैं लेखक परिचय बता दूँ आपको। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। यह इनकी नई कहानी है। तो इनका जन्म 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात पत्रकारिता में ये जुड़े, जिसमें इनका काफ़ी रुझान था। इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, जिंदा मुर्दे, वही बात, एक सड़क, 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, अधूरी आवाज़, चारुलता इत्यादि। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। तो ये तो था आपका लेखक का परिचय। अब हम ये पहले जान लेते हैं कि ये पाठ का नाम है जार्ज पंचम। तो इसकी क्या रूपरेखा है, क्या है पाठ में, थोड़ा सा ये जानने के बाद फिर हम पाठ के सार पे चलेंगे। जार्ज पंचम की नाक, यानी नाक की बात हो रही है, जो कि किसी की मान मर्यादा का द्योतक होती है या प्रतीक होती है। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक होती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता को दर्शाया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने तक को तैयार है। यहाँ तक कि शहीदों की नाक को भी काटने के लिए तैयार है, उस निरीह व्यक्ति के लिए। रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए जार्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में भी की गई तैयारियों का वर्णन है। तो पूरे पाठ में ये सारी चीज़ें हैं, नाक के लिए, पत्रकारिता के लिए, और जो एक शासन है, तंत्र है, उसकी पूरी रूपरेखा बताई गई है। अब हम पाठ पर चलते हैं। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होता है और उस वक्त क्या तैयारियां होती हैं, लोगों में क्या उथल पुथल है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था, यानी कि रानी के आने से पहले रानी का सेक्रेटरी आने वाला था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में अब दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ तथा उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। ये तो जब रानी के आगमन की बात हुई, जब ये संदेश आ गया कि रानी आने वाली है, तो ये सारी उथल पुथल शुरू हो गई थी। अब समस्या क्या थी? नई दिल्ली में जार्ज पंचम की एक मूर्ति लगी थी और उस पर नाक गायब थी। समस्या यहाँ से शुरू होती है। नई दिल्ली में ये बड़ी मुश्किल जो सामने थी, वह थी जार्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध में। आंदोलन चल रहा था। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जार्ज पंचम की लाट से नाक
एकाएक यानी अचानक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार इसी तरह तैनात थे। यानी वहाँ पे पहरेदार तो तैनात थे, परंतु वहाँ से नाग गायब हो गई थी और गश्त लगाती रही, फिर भी लाट की नाग गायब, यानी जो मूर्ति लगी थी उसकी नाग गायब हो गई थी। गायब हो जाने का मतलब है कि वो किसी के सम्मान, नाग क्या होती है, सम्मान का सूचक होती है। रानी के आने की बात सुनकर नाग की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाग नहीं रही तो हमारी भी नाक कट जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति में नाक लगाने का आदेश दे दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया है उसका पता लगाना चाहिए। एक क्लर्क को उसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है। मतलब नाक की इतनी कवायद शुरू हो गई थी कि एक शिल्पकार को बुलाया गया और शिल्पकार ने जो बातें बताई, फिर उसमें एक क्लर्क को नियुक्त कर दिया कि जो कि वो बता सके कि ये जो लाट बनी है, ये मूर्ति बनी है, कब बनी थी और इसके पत्थर कहाँ से आए थे। तो उनको ये सूचना प्राप्त नहीं हो पाई। फिर एक विशेष कमेटी बना दी गई नाक लगाने के लिए। किसी भी कीमत पे ये बात उनको कह दी गई कि एनी हाउ कुछ भी करिए, इस मूर्ति पे नाक लगानी ही है। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चल पा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर इस पत्थर की खोज करूँगा। जो कमेटी बनी उसने भी छानबीन की और उस नाक के पत्थर एक उस जैसा पत्थर नहीं मिल रहा था। तो फिर ये हुआ कि भाई सारे पहाड़ों पे जाके इसको हम खोजेंगे। आज यहीं तक, इसके बाद दूसरा खंड नेक्स्ट।